बताने के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। लेकिन आप बताइए जब जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, बोलो ऐसे, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो उनको ऑक्सीजन तो पता ही नहीं था, तो वो टर्म यूज कर रहे थे प्योर एनवायरनमेंट और इम्प्योर एनवायरनमेंट। टर्म्स क्या यूज कर रहे थे? प्योर एनवायरनमेंट और इम्प्योर एनवायरनमेंट। तो उन्होंने प्योर एनवायरनमेंट किसको बोला? O2 वाले को, है ना, और इम्प्योर किसको बोला? CO2 वाले को। तो उन्होंने कहा कि बर्निंग कैंडल ने और चूहे ने कोई ऐसा करें इसको। तो लास्ट कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? बेलजर एक्सपेरिमेंट हो गया था शुरू या चल रहा था? टॉपिक जो हमारा था बच्चे वो था अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, है ना। अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो नाम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने किया था बेलजर एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? हमने कहा कि बेलजर एक्सपेरिमेंट में जैसे बेलजर क्या है कि कांच का जार है जिसे आपको क्या करना है, सरफेस पे उल्टा करके रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, सही है। इसमें उन्होंने एक बर्निंग कैंडल रखी और साथ में क्या रखा, एक चूहा माउस लिविंग स्टेज में। लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्होंने देखा कि जो भाई मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती वो तो क्या हो गई, बुझ गई, और जो चूहा है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो चूहा डेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आपने कल मुझे एक झटके में ये बात बता दी थी कि भाई अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो बर्निंग कैंडल ने और चूहे ने यूज कर ली, यस और नो। तो जितनी भी क्या थी यहाँ से CO2 थी, उसका लेवल तो बढ़ गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, और O2 का लेवल क्या हो गया, कम। तो सफोकेशन की वजह से बोलो मोमबत्ती बुझ भी गई और चूहे की डेथ भी हो गई। हाँ या ना? अब ये बात जोसेफ प्रिस्टले ने बताई कि बर्निंग कैंडल और चूहा कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं जो बेलजार के अंदर के एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर देते हैं। देखो आपने ये बात एक झटके में बता दी कि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। लेकिन आप बताइए जब जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, बोलो ऐसे, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो उनको ऑक्सीजन तो पता ही नहीं था, तो वो टर्म यूज कर रहे थे प्योर एनवायरनमेंट और इम्प्योर एनवायरनमेंट। टर्म्स क्या यूज कर रहे थे? प्योर एनवायरनमेंट और इम्प्योर एनवायरनमेंट। तो उन्होंने प्योर एनवायरनमेंट किसको बोला? O2 वाले को, है ना, और इम्प्योर किसको बोला? CO2 वाले को। तो उन्होंने कहा कि बर्निंग कैंडल ने और चूहे ने कोई ऐसा प्रोसेस किया जिसने अंदर के प्योर एनवायरनमेंट को क्या कर दिया। फिर सेकंड टाइम इन्होंने क्या किया कि भाई इसी बेलजार के अंदर एक बर्निंग कैंडल है, चूहा है, और उस चूहे के साथ साथ बोलो एक प्लांट रखा, मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट? किताबें पढ़ते तो पता चलता है कि वो प्लांट कौन सा था, मिंट था। तो आप बताइए कि जैसे यहाँ पर तो आप बताओगे 10 मिनट में चूहे की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी ना। लेकिन अभी आप बताओ कि यहाँ 10 मिनट से ज्यादा टाइम निकल गया, क्या बताएंगे आप? 10 मिनट से ज्यादा टाइम निकल गया, कैंडल अभी भी बर्निंग है, चूहा अभी भी जिंदा है, और प्लांट जो है ना, प्लांट वो अभी भी ग्रीन बना हुआ है। तो क्या प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बोलो हाँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे चूहा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन चूहे ने क्या किया, अंदर के इम्प्योर एनवायरनमेंट को प्योर एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, मतलब O2 वाले को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब एक प्लांट को आप एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बेलजार में रखते हैं चूहे के साथ, हाँ या ना, तो ना तो चूहा जल्दी बढ़ता और ना ही प्लांट, ना तो और ना ही प्लांट। जितनी जल्दी पहले चूहा मर गया तो उससे थोड़ा लेट मरेगा। अगर मैं आपसे इसका कारण पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि भाई जितनी भी यहां से क्या बन रही थी, क्या बन रही थी, वो सारी की सारी CO2 कौन ले लेगा, और प्लांट क्या बना के देगा, वो कैंडल भी जलाएगा और चूहे को भी जिंदा रखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो उन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं, उनको नहीं पता वो प्रोसेस कौन सा है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी बताया, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि प्योर और इम्प्योर एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कहा कि जब बेलजार के अंदर एक बर्निंग कैंडल और एक लिविंग माउस के साथ मैं एक प्लांट को भी रखूंगा ना, तो लंबे टाइम तक, मतलब पहले के कंपेयर में जब आपने प्लांट नहीं रखा
उसके कंपेयर में ज्यादा लंबे टाइम तक चूहा जिंदा रहेगा और जो कैंडल है वो बर्निंग रहेगी। लेकिन क्यों रहेगी? तो आप कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो यहाँ पर क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो आप इस बात को ऐसे समझो कि जैसे यहाँ से क्या बनेगी? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन बर्निंग कैंडल और माउस दोनों यूज कर लेंगे। यस और नो? तो उन्होंने कहा कि हो ना हो प्लांट कोई ऐसा प्रोसेस करता है, प्लांट जो अंदर के इम्प्योर एनवायरनमेंट को क्या करता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? दूसरी बात और समझो, पूछो क्या कि इस इम्प्योर एनवायरनमेंट में प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट जो है ग्रीन, वो CO2 वाले एनवायरनमेंट में बढ़िया ग्रोथ करेगा या O2 वाले में? क्योंकि वो CO2 को यूज करता है ना अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ये तो आपको पता है। तो आप बताइए प्लांट की ग्रोथ पर, प्लांट की एनवायरनमेंट के इफेक्ट को भी समझा रहे हो आप कि प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं इम्प्योर एनवायरनमेंट में, और वो इम्प्योर एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं? प्योर। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो जोसेफ प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में दो टर्म आपको याद करनी है, एक तो फ्लॉजीस्टोन और एक याद करनी है डीफ्लॉजीस्टोन। कौन कौन सी? एक तो फ्लॉजीस्टोन और दूसरी, बोलो CO2 वाले एनवायरनमेंट के लिए क्या बोला उन्होंने? फ्लॉजीस्टोन। और O2 वाले एनवायरनमेंट के लिए क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो फ्लॉजीस्टोन को डीफ्लॉजीस्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब CO2 वाले एनवायरनमेंट को किस में बदल देते हैं? O2 वाले एनवायरनमेंट में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बेसिकली उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ गैसेस फॉर द प्लांट ग्रोथ समझाया कि जो प्लांट ग्रोथ होती है बच्चे वो इम्प्योर एनवायरनमेंट में अच्छी होती है, और वो इम्प्योर एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? प्योर में कन्वर्ट करते हैं। यस और नो? लेकिन जैसी एनसीईआरटी का जोसेफ प्रिस्ले एनसीईआरटी पेज नंबर 207 से आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग की 3 लाइनें छोड़ के जोसेफ प्रिस्ले पढ़ना शुरू करते हैं, है ना? तो हम कहते हैं कि इन 1770 में उन्होंने जब बेल जार एक्सपेरिमेंट किया तो ये सारी कहानी आपको बताई गई। लेकिन आप देखो इसके ठीक नीचे का जो पैराग्राफ है ना, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ले वुड, तो आप बताइए ये हमारे सामने देखो ऐसे कंडक्ट किया, एनसीईआरटी ने 4 डायग्राम हमें पढ़ाए। लेकिन इस पैराग्राफ के लास्ट में एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट रिक्वायर्ड रीकैंडल द कैंडल, कि ये कैंडल थोड़े टाइम बाद बुझेगी। आप ये सोचो कि अगर यहां सफोकेशन कितने मिनट में आया है, तो आप यहां पर डालोगे 20 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब कैंडल बुझेगी, अंदर सफोकेशन आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है? बेसिकली 4 चीजों की। तो उसमें से पौधे को तो पानी नहीं मिल रहा ना बार बार, लगातार पानी भी देना जरूरी है। आपने प्लांट अंदर रख तो दिया, लेकिन उसको पानी भी देना है, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट अंदर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम साइंटिस्ट रिक्वायर्ड द रीकैंडल द कैंडल, कैंडल को दोबारा जलाने की जरूरत तो पड़ी होगी। सही है बात या नहीं? फिर एनसीईआरटी कहती है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ, हाउ टाइप्स ऑफ मेथड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यू थिंक, यू क्या आप सोचते हो कितने अलग अलग टाइप के मेथड्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स यू थिंक टू रीकैंडल द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। आपको सेटअप नहीं छेड़ना, आपको सेटअप नहीं हिलाना, लेकिन आपको कैंडल जलानी है। सोच सकते हो? एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास, और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है मैग्नीफाइंग ग्लास, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, फील गुड वाला फैक्टर है बेटा। हालांकि जोसेफ प्रिस्ले ने, मैं इनका पेपर एक दिन में ढूंढ रहा था, मैंने पढ़ा भी, लेकिन उसमें पता चला कि इन्होंने दोबारा कैंडल को जलाया, लेकिन कैंडल नहीं जलाई, अंदर बस एक बार आग चिंगारी की तरह निकली और फिर बंद हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि कैंडल रीकैंडल हो ही नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि अंदर O2 का लेवल क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ऑक्सीजन का लेवल अंदर क्या रहेगा? कम, और बिना ऑक्सीजन के कैंडल जलाओगे कैसे? अब क्या होता है कि होता क्या है कि किताबें लिख देती हैं या हम कह देते हैं कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास से हो रहा है, लेकिन आप सोच के देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें हम कहते हैं कि बहुत सारी लाइट की वेव्स आ रही है, एक ही जगह पे हम कैंडल में फोकस कर रहे हैं इसको यहां पर। सही है बात या नहीं? तो आप सोचो कि जब इन सभी वेव्स को हम एक ही जगह पे क्या करेंगे,
फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप इससे कपड़ा जला लेते हो, आप इससे कागज जला लेते हो। पूछो क्यों? क्योंकि वो पिघलता नहीं है, मोमबत्ती तो पिघल जाएगी। और दूसरी चीज ये भी सोचो कि अंदर आने से पहले बेल जार की जो सरफेस है उससे टकराएगा ये, तो अंदर का टेम्परेचर सोचो कितना ज्यादा राइज हो जाएगा। मतलब आपकी कैंडल जलने से पहले तो आपका मिंट और चूहा दोनों भुन जाएंगे, रोस्टेड तैयार है मिंट फ्लेवर के साथ। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो एग्जैक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका सही आंसर कोई नहीं है हमारे पास। तो बच्चा कहता है अगर नहीं है तो एनसीईआरटी पूछती क्यों है? तो यही तो बात है ना, वो आपका दिमाग क्या करना चाह रही है, यूज चलवाना चाह रहे हैं एनसीईआरटी में कि भाई आप दिमाग लगाइए, कौन कौन से मेथड सोचते हैं। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी सोचते हैं तो सोचिए, लेकिन तब तक आप मत सोचिए जब तक अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या ना हो। आप सबसे पहले तो ये कारण देखो कि कैंडल बुझी क्यों, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन क्या थी, कम थी। अब जब तक अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या नहीं होगा तो भाई कैंडल जलाओगे कैसे? तो पहले तो ये सोचो कि अंदर ऑक्सीजन कैसे बढ़ाएं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और मजे की बात ये कि अंदर ऑक्सीजन कम रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि प्लांट को लगातार पानी मिलना जरूरी है। कल वाले लेक्चर में मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस रिडक्शन ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर टूट के हाइड्रोजन CO2 को देता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकलती है। तो इसका मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस से जितनी भी ऑक्सीजन निकल रही है कहां से आ रही है? वाटर से। तो बोलो प्लांट को अगर पानी सप्लाई नहीं करोगे तो ऑक्सीजन बनेगी कहां से? और बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए आप प्लांट को सप्लाई कैसे करोगे पानी? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बेल जार का तो मतलब रूल ही यही है कि अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो बेल जार एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रेस्टन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर। अच्छा, प्योरिटी ऑफ एयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजन के बारे में कुछ अभी नहीं पता, क्योंकि ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1770 में, 1770 के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी, लो ऑक्सीजन के बारे में। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स are responsible for the purity of air because they use impure air for their growth. वो अपनी ग्रोथ के लिए किसका यूज करते हैं और फिर इम्प्योर एयर को किसमें कन्वर्ट करते हैं। ये कंक्लूजन किसका था? लेकिन अधूरा था। इसको पूरा किसने किया? बोलो जैन इंजन हाउस में। नंबर 2 पे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या है? बोलो जैन इंजन हाउस। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो इन्होंने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? बेल जार एक्सपेरिमेंट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इनके बेल जार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बेल जार के 2 सेटअप लगाए। कितने सेटअप लगाए? 2 सेटअप लगाए। एक सेटअप में इन्होंने क्या किया? बोलो ग्रीन प्लांट कौन सा? वही मिड सेम, या बता दो कि भाई ग्रीन प्लांट कोई भी सही है। तो एक एक को दोनों में क्या रख दिया बेल जार के अंदर? प्लांट ग्रीन। सही है बात या नहीं? और साथ में रखा एक एक क्या? चूहा। इस पर मोमबत्ती हटा दी इन्होंने। सही है? बोलो एक सेटअप तो रखा किसमें और एक सेटअप रखा किसमें? बताओ कौन सा चूहा लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा? डार्क वाला। बोलो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे से चूहा डर जाएगा और जो डर गया तो यही बात होगी। तो फिर हाँ, तो बताइए अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी ना बच्चे, ये सारी की सारी ऑक्सीजन क्या कर देगा? लेकिन प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्लांट अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो किसकी प्रेजेंस में करेगा? तो उन्होंने जोसेफ प्रेस्ले की लाइन को ही पूरा किया। उन्होंने कहा कि भाई आइए मेरी बात सुनिए। पूछे क्या? कि ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्योरिटी ऑफ, लेकिन आप ये बात अधूरी बोल रहे हैं। आप पूरा करिए कि ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट है, प्लांट लेकिन लाइट नहीं होगी ना तो वो रिस्पांसिबल नहीं है प्योरिटी ऑफ एयर के लिए। तो आप बताइए प्योरिटी ऑफ एयर में लाइट की इंपॉर्टेंस समझाई? जय हिंद। तो अगर ये आ जाए कि ग्रीन प्लांट्स बच्चे रिस्पांसिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ एयर, या फिर ग्रीन प्लांट्स यूज द इम्प्योर एयर फॉर देयर ग्रोथ, ये टर्म अगर लिखी हुई आती है, ये स्टेटमेंट आती है तो हम याद करेंगे जोसेफ प्रेस्ले। लेकिन अगर ये आए कि ग्रीन प्लांट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्योरिटी ऑफ एयर,
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की इंपॉर्टेंस किसने बताई? तो फिर आप बताएंगे जैन इंजन हाउस ने। यस और नो? फिर जैन इंजन हाउस ने हमें एक एलिगेंट एनसीईआरटी की तरफ है एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, इजीली जिसको आप भी करवा सकते हैं। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये भी बताया कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई है, और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? पर्टिकुलर ग्रीन पार्ट्स करते हैं, पर्टिकुलर ग्रीन पार्ट्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताओ एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किसने किया था? और इसका भी एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने यहाँ पर हमें दिया। कैसे कंडक्ट करवाया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, उसको देखो आप। बताइए, जैसे एक बीकर है अपने पास, क्या है ये? इस बीकर में बोलो पानी भरा हुआ है, सही है? इसमें बोलो हमने कोई एक्वेटिक प्लांट रखा, जैसे कि हाइड्रिला, सही है? इस एक्वेटिक प्लांट के ऊपर बोलो हमने एक फनल लगाई, उल्टा करके ऐसे रख दिया फनल को, और फनल के ठीक ऊपर टेस्ट ट्यूब। ये पूरा एक सेटअप बन गया। पानी, पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट के ऊपर उल्टा करके फनल, फनल के ऊपर टेस्ट ट्यूब। क्लियर है? फिर इस पूरे सेटअप को हमने एक्सपोज करवाया किसमें? लाइट में। किसमें? लाइट में। जैसे हमने इसको क्या करवाया? एक्सपोज। यस और नो? तो आप बताइए कि जो ग्रीन प्लांट है वो इस लाइट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन। तो बताइए, यहां से ना ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, गैस के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, जो कि टेस्ट ट्यूब के बेस में जाकर क्या हो जाएंगे? कलेक्ट। और यहां से जब हमने इसकी स्टडी करी तो हमें पता चला कि गैस कौन सी है। एक बार तो ये समझ लो आप, हाँ या ना? तो ऑक्सीजन को ग्रीन पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के भी ग्रीन पार्ट्स। ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे ना आप किसी पेड़ से एक टहनी तोड़ लो, छोटी सी, ठीक है? वैसे तोड़नी चाहिए नहीं, लेकिन क्या करें, एक्सपेरिमेंट करना है तो तोड़ ली। मान लो उसमें एक लीफ है, जैसे ये टहनी है, एक ट्विग क्या हो इसको, इस ट्विग पर क्या लग रही है? लीफ, है ना? इस पूरी टहनी को आप पानी में डुबो दो। किसमें? तो आप देखना, आपको ना बबल्स दिखेंगे ग्रीन पार्ट के चारों तरफ, नॉन ग्रीन पार्ट के चारों तरफ नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ग्रीन पार्ट करता है ना? तो ये बात साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है। लास्ट की लाइन में 4 एंड एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी पेज नंबर 207 पे लिखा है ना। उसमें साफ साफ एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बबल्स फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलर मेंशन किया है कि भाई ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पूरा प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता, ओनली ग्रीन पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पर भी जो हमें बबल्स निकलते हुए दिखेंगे ना बच्चे, वो सिर्फ हरे रंग के पार्ट से निकलते हुए दिखेंगे, हर जगह से नहीं। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ऑक्सीजन हरे पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये किसने बताया? जैन। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? जोसेफ, जोसेफ, ठीक है? जिसको उन्होंने डी फ्लोजिस्टोन कहा था, कुछ और नहीं, ऑक्सीजन ही थी, है ना? हाँ बेटा, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं बातें सारी बोल देता हूँ ना। मैंने कहा तुम्हें क्या, बस मुझे बोलने का क्या देना, बस डाउट्स तो आपके बचेंगे नहीं। आप सोचते रह जाओगे, आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये मेरा डाउट है, मैं उससे पहले क्या कर दूंगा उसको क्लियर, क्योंकि मुझे पता है, इतने सालों मैंने देखा है कि बच्चा काउंटर पे लेकर फिजियोलॉजी में कहां पर कौन कौन सा डाउट लेकर काउंटर पे घूमता है, और वो मैं सारे काउंटर पे डाउट यहाँ पर क्लियर ही करवा दूंगा आपको। तो आपको काउंटर पे आने का मौका बहुत, उससे आप सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम लगा पाएंगे। समझते मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया कि ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई दिक्कत? पढ़े आगे? चलो तीसरे नंबर पे साइंटिस्ट पढ़ेंगे, बोलो जूलियस वॉन सैक, ठीक है? क्या नाम है? जूलियस वॉन। मजे की बात है, एनसीईआरटी में ये सिलेबस में हमें 2 बार पढ़ना है, ठीक है? जूलियस वॉन सैक को, ठीक है? एक तो आप याद करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी पेज नंबर 208 का पहला पैराग्राफ, यस और नो? एक आप याद करेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 194, 194 चैप्टर क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। पहला ही पैराग्राफ जो शुरू करते हैं ना, मेथड्स टू स्टडी द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स, उसके सेकंड लाइन में किसका नाम है? जूलियस वॉन सैक का।
हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के लिए। तो मिनरल्स वाले चैप्टर में जब हाइड्रोपोनिक्स पढ़ेंगे तब भी नाम पढ़ेंगे किसका, और फोटोसिंथेसिस में नाम पढ़ेंगे किसका। हाँ, तो बच्चे को क्या होता है कि जूलियस वॉन सैक दोनों में से एक जगह याद रह जाए और एग्जाम में क्वेश्चन किसी दूसरी जगह से आ जाए। एग्जाम में क्वेश्चन मिनरल के हाइड्रोपोनिक्स का आ गया है ना, और बच्चे ने आंसर फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन आपको याद करना है कि जूलियस वॉन सैक का नाम कितनी जगह पे है, कहां कहां। हाँ, एक तो मिनरल्स में हाइड्रोपोनिक्स के लिए और दूसरा फोटोसिंथेसिस। इनके लिए क्या है कि जूलियस वॉन सैक के एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंट नहीं लिखे, एक्सपेरिमेंट फिर क्या लिखा, बोलो कंक्लूजन। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, यस और नो, तो आप कहोगे ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, बोलो यस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, बोलो हाँ। पूरा प्लांट करता है, ओनली ग्रीन पार्ट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में भी सिर्फ ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, पूरा ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, बोलो ग्रीन पार्ट की सेल्स की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स पूरे नहीं, उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है। क्या ग्रीन पार्ट भी पूरा फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं, उसमें भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कौन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्लोरोप्लास्ट में चलता है क्या, प्रोसेस, प्रोसेस से बनता क्या है, फूड, और प्लांट इसे क्या कर लेते हैं, स्टोर। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आपको समझना है कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्या नाम है, उससे बनने वाला फूड कौन है, और प्लांट उसे स्टोर किस फॉर्म में करता है। तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि जूलियस वॉन सैक ने, किसने, हमें क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज और स्टार्च का इंटर रिलेशनशिप समझाया। उन्होंने कहा कि भाई ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है फूड की फॉर्म में, जिसे प्लांट स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली चार चीजें, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्लूकोज और स्टार्च, इन चारों का इंटर रिलेशनशिप समझाया किसने, जूलियस वॉन सैक ने। समझे बात या नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पक्का? एनसीईआरटी पेज नंबर 208 के पहला पैराग्राफ यही बातें बताता है हमें, ठीक है बात या नहीं? फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 208 के सेकंड पैराग्राफ में। नाउ कंसीडर से ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यस और नो, और जाके लास्ट में खत्म होता है बच्चे एक ब्रैकेट के अंदर जहां एनसीईआरटी लिखती है सेक्शन 13.4। आप ध्यान दीजिए, यहाँ साइंटिस्ट का नाम है टीडब्ल्यू एंजलमैन का। किसका नाम है? टीडब्ल्यू एंजलमैन। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, इनके बारे में अभी मैं कोई डिस्कशन आपके साथ कर ही नहीं रहा। पूछिए क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी खुद देखो सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में क्या लिखती है, कि सेक्शन 13.4 पेज नंबर 210 देखो, ऊपर देखो हेडिंग क्या है 13.4 पे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन। इसमें बोलो जो सेकंड ग्राफ है, बोलो जो सेकंड, ये कंक्लूजन है किसका, टीडब्ल्यू एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट का। तो एनसीईआरटी खुद कह रही है कि ये पोर्शन कहां समझ में आएगा, सेक्शन 13. तो फिर आप बताओ सर दो बार क्यों मेहनत कर रहे हो, नहीं पढ़ेंगे 13.4 सेक्शन के साथ, है ना? तो एनसीईआरटी खुद कह रही है कि आपको ये कहां पढ़ना है, सेक्शन 13.4। तो बोलो वही डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में भी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? आज की क्लास में ग्राफ तक आ गए तो आज ही कर लेंगे, आज नहीं पहुंचे तो कल बात कर लेंगे इसके बारे में, है ना? बढ़े आगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है बच्चे नंबर 5 पे, वो एनसीईआरटी लिख रही है, कौन, बोलो कार्नेलियस वैन नील। सी वैन नील का नाम है। आप बताइए, ये सी वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, क्या थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करते हैं। किस पर स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलो वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करते हैं। तो कार्नेलियस वैन नील कौन?
किस पे स्टडी कर रहे हैं? समझ रहे हैं बात या नहीं? एनसीईआरटी कहती है इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी कार्नेलियस मेंडल माइक्रोबायोलॉजिस्ट से स्टडी कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, और इनके जो कंक्लूजन्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के क्या है, वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस को समझने में माइलस्टोन साबित हुए। क्या साबित हुए? सबसे पहले तो ये समझो कि माइलस्टोन होता क्या है। सड़क पे गए हो कभी, बाय रोड बाय हाईवे? हाईवे पे पहले तो क्या होते थे, पत्थर लगते थे जिन पे, जैसे आप कोटा से जयपुर के लिए निकलो, है ना, कोटा से उदयपुर के लिए निकलो, कोटा से कहीं और के लिए निकलो, तो हाईवे पे लिखा होता है ना कि जयपुर 150 किलोमीटर, जयपुर 170 किलोमीटर, पत्थर पे। वो माइलस्टोन होते थे। आजकल पत्थर नहीं है, आजकल रोड पे बड़े बड़े ग्रीन कलर के बैनर लगते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि सीधे जाओगे तो जयपुर, इधर मुड़ोगे तो ये, इधर मुड़ोगे तो ये माइलस्टोन है। बोलो माइलस्टोन वो स्टोन होता है, वो पत्थर होता है जो हमें बताता है कि भाई आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं, जो डायरेक्शन सही करता है हमारी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसको क्या कहते हैं? माइलस्टोन। समझ रहे हैं बात? बताइए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वैन डील से पहले भी साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, उनके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में था। वैन डील सबको सही डायरेक्शन में लेके आया, इसलिए एनसीईआरटी क्या कह रही है? हाँ, आप सोचो बच्चे, अगर वैन डील अगर नहीं आते ना तो आज भी हम पता क्या कह रहे होते? पूछो क्या? हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये एक एक्सेप्शनल प्रोसेस है, इस पे स्टडीज चल रही हैं। ये चैप्टर नहीं होता कभी हमारे पास, ये चैप्टर आज है, डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका? हाँ, इसलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा कि भाई इनके जो कंक्लूजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने में क्या साबित हुए। क्योंकि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ इनके बाद ही पढ़ा गया? क्या इनसे पहले नहीं पढ़ रहे थे? लेकिन पढ़ने का तरीका ठीक ठीक किसने किया? तो पहले तो गलत तरीका पढ़ते हैं, फिर सही पे आते हैं, है ना। बताइए इनसे पहले के जो साइंटिस्ट थे ना, वैन डील से पहले के, वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो CO2 है वो रिएक्ट करता है किससे, और बनता है क्या? ग्लूकोज, और रिलीज होती है ऑक्सीजन। वैन डील ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में तो CO2 रिएक्ट करता है किससे, और बनता क्या है? ग्लूकोज, और क्या रिलीज होती है? और जगह तो सेम इक्वेशन लिख रहे हो आप, इसमें क्या चेंज है? तो बाद में यही तो कह रहा हूं। तो भाई एक बात बताओ, अगर आप कोटा से जयपुर जा रहे हो, लेकिन हाईवे आपने उदयपुर वाला पकड़ लिया, आप डॉक्टर बन के, आपके पास अपनी बढ़िया सी कार है, खुद चला रहे हो, और यहाँ से कहाँ जा रहे हो? जयपुर, लेकिन आपने हाईवे कौन सा पकड़ लिया? तो 20, 25, 30 किलोमीटर जाने के बाद अगर आपको ये पता चल जाए कि आप तो उदयपुर वाले हाईवे पे आ गए, तो वहां पे किसी से अगर कार का मतलब रोक के आप रास्ता पूछोगे ना कि भाई ये रास्ता किधर है, नहीं वो तो पीछे रह गया जी, आपको उधर मुड़ना था, आप तो गलत आ गए, तो कार वहीं छोड़ के पैदल आ जाओगे आप। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन को समझने का तरीका गलत था बस। वापस कार लेनी तो आगे, कार तो वही है ना। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, इक्वेशन तो वही है, इससे पहले भी इक्वेशन यही थी, इसके बाद भी इक्वेशन यही है, सिंपल बात। लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। पूछो कैसे? इनसे पहले के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है ना, वो किसमें जुड़ता है? वाटर में, और क्या बनता है? और जो ऑक्सीजन है वो CO2 से बाहर आती है। मतलब फोटोसिंथेसिस बेसिकली कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर है। कार्बन जुड़ना मतलब तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ वाटर है। वैन डील ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, तो गलत बात बोल रहे हो आप, फोटोसिंथेसिस में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा बताओ आप कैसा होता है? उन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस में तो ये है कि H2O का जो हाइड्रोजन है वो CO2 में जुड़कर क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन जो बाहर आती है वो किससे आती है? वाटर से। मींस फोटोसिंथेसिस जो है वो रिडक्शन ऑफ CO2 है, रिडक्शन ऑफ CO2 है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब वही बात, आप इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, इतने सालों से आप पढ़ रहे हो, इतने सालों से आप स्टडी कर रहे हो, और एकदम से किसी की बात को क्या कर दो, डिनाई। सामने वाला कहता है हाउ, प्रूव करो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? वो तो कर चुके आप, पूछो कैसे? बोलो ये कौन थे? तो बताइए इन्होंने अपनी सारी स्टडीज किस पे करी? दोनों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर।
उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया, उन पे स्टडी करी, तो मैंने देखा कि भाई वो वाटर नहीं H2S यूज करते हैं और फिर बनाते क्या है, ग्लूकोज, और रिलीज क्या करते हैं। तो बेसिकली उठ के कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, और बाहर क्या निकल रहा है। तो अगर बैक्टीरिया में सल्फर निकल रहा है तो प्लांट में ऑक्सीजन निकल रही है वाटर से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। बहुत सारे लोगों के दिमाग की बत्ती जली कि हाँ यार बात तो सही है कि अगर बैक्टीरिया H2S यूज करके सल्फर निकाल रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्लांट वाटर यूज करके। लेकिन आप सोचो अगर 100 बंदे हैं तो जैसे 95 को तो मैंने बना लिया, 5 तो अभी भी कह रहे हैं ना कि हाँ आज ही आया है भाई, है ना, नया कंक्लूजन लेके आया और हमें फेल कर रहे हैं, ऐसे कैसे। लेकिन आप बताइए फ्यूचर में भी अगर स्टडीज हो, बोलो ऐसे, और इसी बात पे क्या लग जाए, मोहर, तो इसका मतलब ये ज्यादा सही बात हो गई। और ऐसा मेंडल के साथ भी हुआ ना, बोलो ऐसा वैन के साथ भी हुआ। पूछो कैसे, बोलो इनके बाद ना 2 साइंटिस्ट आपको नाम याद करना है, रूबेन और कामेन। हालांकि 3 है, रूबेन, हासिद और कामेन, लेकिन किताबें रूबेन कामेन का नाम लिखती है, आप उनको याद करिए। एनसीईआरटी ने इनके साइंटिस्ट के नाम नहीं लिखे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। रूबेन और कामेन का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इनकी टेक्निक का नाम लिखा है। बोलो रेडियो आइसोटॉपी टेक्निक। समझ रहे हैं बात या नहीं। ये इस टेक्निक का नाम तो लिखा है एनसीईआरटी ने। इन्होंने क्या, पहले तो ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूरी लिखता हूं मैं। बोलो 6CO2 12H2O converts into C6H12O6 6H2O plus 6O2, और ये O2 एटमॉस्फेयर में जा रही है। पूरी इक्वेशन लिखी हमने, हाँ या ना। तो रूबेन और कामेन ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी टेक्निक की हेल्प से वैनिल की जो बात थी ना, ये वाली, इस बात पे बच्चे सोने पे सुहागे वाली बात कर दी, लोहे पे लकीर वाली बात कर दी, इस बात को और पुख्ता कर दिया और पक्का कर दिया। एनसीईआरटी ने रूबेन और कामेन का नाम तो, लेकिन उस टेक्निक का नाम तो लिखा, और उस टेक्निक का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी टेक्निक। क्या लिखा, समझे, यस और नो। इन्होंने कहा कि पंगा किस बात का है, बोले ऑक्सीजन का। ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन CO2 से निकलती है, और ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन वाटर से निकलती है। तो उन्होंने क्या किया, वाटर में ना जो ऑक्सीजन थी ना, उसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ले लिया O18। क्या ले लिया, O18 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इन्होंने कहा कि अगर ये ऑक्सीजन किसमें मिल गई, ग्लूकोज में, तो भाई आप लोग ठीक है ना। और अगर ये निकलने वाली ऑक्सीजन क्या हुई, O18, तो फिर वैनिल ठीक। बताओ क्या हुआ होगा। हाँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 208 की लास्ट इक्वेशन है, देखो आप। और उन्होंने कहा कि ये निकलने वाली ऑक्सीजन ही O18 थी। उसके बाद डिसाइड हुआ कि भाई जितनी भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो सारी ऑक्सीजन कहां से आती है, और इसे प्रूव कैसे किया गया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी टेक्निक से। कैसे, एनी प्रॉब्लम, तो ऐसी बात तो लगी ऊपर से गई से बताओ, पक्का। अरे हाँ ना तो बताओ अच्छे से। एनसीईआरटी ने रूबेन और इसका मतलब वैनिल का एक्सपेरिमेंट पढ़ाते थे ना, 2H2A लिखा है, 2H2A। आप बताइए A जो है इस इक्वेशन में, ऐसे एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा 2H2A प्लस CO2 कन्वर्ट्स इनटू CH2O प्लस A। अब ये जो A है ना बच्चे, अगर इस A की जगह क्या लिख दो, S, तो बोलो बैक्टीरिया, और अगर इसकी जगह लिख दो O2 तो बोलो प्लांट, है ना। तो हो सकता है ना एग्जामिनर ऐसा आपको इक्वेशन लिख के दे H2A वाली और पूछ ले कि व्हाट इज A इन प्लांट्स, है O या O2, एक ही बात है, ऑक्सीजन। सही है बात या नहीं। वाटर में पूछेगा तो बताना एटॉमिक O, और अगर बाहर निकलने वाली पूछेगा तो बोलो O2 मॉलिक्यूलर, और अगर लिखे इन बैक्टीरिया तो बता देना S, है ना। रूबेन और कामेन का नाम एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप टेक्निक की बात तो की गई है, हाँ या ना। तो इसे भी पढ़ना कंपलसरी। अब आप बताओ ग्लूकोज बनाने में कितने CO2 काम आते हैं, क्या आपको ये बात क्लियर है, पक्का। कितने वाटर काम आते हैं, एक वाटर में ऑक्सीजन कितनी,
H2O में ऑक्सीजन कितनी? हाँ भाई साहब 12 कैसे? पूरा मॉलिक्यूल को मैं पूछ रहा हूँ, एक वाटर में ऑक्सीजन कितनी? एक सिंपल बात को जानबूझ के कंफ्यूज करना सीखा है आपने, है? मैं बोल रहा हूँ एक वाटर में ऑक्सीजन कितनी? अगर मैं लिखूं H2O कितनी ऑक्सीजन? अच्छा ग्लूकोज बनाने में वाटर कितने काम आते हैं? पक्का? तो बताओ कितनी ऑक्सीजन बाहर निकली? 12। 6 मॉलिक्यूल वाटर में तो एटम है ना, आया ना अच्छे से? पक्का? एनसीईआरटी पेज नंबर 209 सेकंड लाइन ऊपर से पेज की। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड as the substrate for the formation of one molecule of glucose during photosynthesis? कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए आप 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज क्यों कर रहे हैं? तो आप बताइए कि भाई हमें ना 12 क्या निकालनी होती है, इसलिए हम 12 क्या करते हैं? वाटर यूज करते हैं। यस और नो? बिल्कुल गलत बात। यार तुम्हें पहले प्रोडक्ट कैसे पता चल गया? मतलब 12 ऑक्सीजन निकालने से इसलिए 12 वाटर तोड़ रहे हो? या मैं ये बोलूं कि 12 वाटर तोड़ रहा हूं इसलिए 12 ऑक्सीजन निकल रही है? 12 वाटर टूटे इसलिए 12 ऑक्सीजन निकली, या 12 ऑक्सीजन निकली इसलिए 12 वाटर टूटे? 12 टूटे इसलिए क्या निकली? अब बच्चा क्या करता है कि इसी इक्वेशन को याद करके ना वो याद कर लेता है कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के टाइम पे 12 ऑक्सीजन निकलती है इसलिए 12 वाटर यूज होते हैं। बिल्कुल गलत बात। आप बताइए 12 वाटर टूटते हैं, बोलो ऐसे, इसलिए 12 क्या निकलती है? और क्वेश्चन क्या है कि भाई 12 वाटर ही क्यों तोड़े गए? 12 वाटर ही तोड़े गए। बोलो अभी समझ ही नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन कब? लाइट रिएक्शन पढ़ाते टाइम। मतलब आप इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल याद नहीं करेंगे कि भाई 12 ऑक्सीजन निकालनी है इसलिए 12 वाटर तोड़ रहे हो। भाई साहब सबस्ट्रेट से पहले तुम्हें प्रोडक्ट पता है कि क्या बनने वाला है? तो फिर प्रोडक्ट से तो हम पता लगा रहे हैं कि भाई 12 ऑक्सीजन निकले तो 12 वाटर से निकले, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर। कंप्लीट ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन 12 वाटर यूज कर रहा हूं, 12 क्योंकि मैं 12 ऑक्सीजन निकालना चाह रहा हूं इसलिए नहीं, 12 वाटर यूज करता हूं इसलिए 12 ऑक्सीजन। पूछो क्यों? तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन कब करेंगे? जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, बढ़िया से करेंगे एक्सप्लेन। समझ रहे हैं बात? यहां तक तो प्रॉब्लम किसी को कोई बात ऐसी जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछ लो। एनसीईआरटी पेज नंबर 208 पूरा हो गया। 209 पे पहला का बच्चा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं दिया है। बहुत अच्छे से दूंगा, लेकिन आगे के प्रोसेस को डिटेल में बताते टाइम तब। फिर एनसीईआरटी टॉपिक शुरू कर दिया, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस। कितने बच्चों की सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है? सभी की। क्या आपने क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ा था? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, अंदर स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन बाउंड थाइलेकोइड्स होती हैं, ग्रेना थाइलेकोइड, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स होती है, सब पढ़ा है आपने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, बोलो इन क्लोरो। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सेल बायोलॉजी वाली याद कर लीजिएगा आप। लेकिन दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी पेज नंबर 209 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इसके पहले पैराग्राफ के लास्ट में आपसे पूछा गया कि कैन यू नेम सम अदर। इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी कहती है कि जो लीफ है वो ग्रीन कलर की है और ग्रीन कलर की फोटोसिंथेसिस कर रही है। लीफ है और ग्रीन कलर की लीफ क्या कर रही है? तो फिर वो पूछता है कि कैन यू नेम अदर पार्ट्स। स्टेम नहीं, ग्रीन कलर स्टेम, पूरा स्टेम थोड़ी। हाँ बोलो जो भी ग्रीन होगा वो। अब बच्चे को मैं ये कह देता हूँ जो भी ग्रीन होगा वो क्या करेगा? तो बच्चा कहता है सर अगर मैं ग्रीन कलर ऐसे ऐसे ब्रश से कर दूं तो ये फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर इंटरनली सेलुलर लेवल पर होना चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, है ना? तो बोलो ग्रीन स्टेम, ग्रीन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सेपल्स,
ग्रीन फ्रूट्स, इवन ग्रीन रूट्स भी। मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे ना, ट्रापा, सिंगाड़ा होता है ना, सिंगाड़ा की जड़ें भी हरी होती हैं। सिंगाड़ा खाते हैं ना, सिंगाड़ा की जड़ें भी क्या होती है, ट्रापा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो उसकी रूट्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। बस क्या होना चाहिए, हरा रंग, इंटरनली सेल्यूलर लेवल पर। सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछा कि क्लोरोप्लास्ट वॉल्स के कब पैरेलल और कब परपेंडिकुलर, सही है बात या नहीं? फॉलिंग लाइट के कब तो पैरेलल होते हैं और कब परपेंडिकुलर। लिखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 222, लिखिए इस क्वेश्चन के ठीक सामने एनसीईआरटी पेज नंबर 222 और ब्रैकेट में लिखिए लाइट और डैश लगा के लिख लीजिए ग्राफ। लाइट और डैश लगा के क्या लिख लीजिएगा कि 222 नंबर पेज पे लाइट का जो ग्राफ दिया गया है ना, हमें बोलो जब ये ग्राफ हमें समझ में आएगा ना, तब हमें समझ में आएगा कि क्लोरोप्लास्ट कब पैरेलल होते हैं और कब परपेंडिकुलर। कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा, बढ़िया से, है ना? तो अभी अपना इस फोटोसिंथेसिस के लिए इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टिव बातें चल रही थी और जिनकी डिटेल अभी मुझे नहीं करवानी इंट्रोडक्शन में, उनको मैंने खुद ही छुड़वा दिया आपको। तो अभी बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस को शुरू करते हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ इंट्रोडक्शन, है ना? तो आप प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को कोई हो तो बच्चे खड़े हो सकते हैं। आप किसी को लग रहा हो कि कोई बात समझ नहीं आई, जोसेफ प्रेस्ले, जैन इंजन हाउस, उसके बाद जूलियस वॉलसैक, टीडब्ल्यू एंजलमैन हमने पढ़ा नहीं, कार्नेलियस मैग्नेल और रूबेन कामेल, इन सबके फंक्शन याद है आपको? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा कि आप 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज क्यों करते हैं, इसकी डिटेलिंग अभी हमने, लेकिन ये हमें पक्का हो गया कि जितने वाटर यूज करोगे, बोलो, उतने ही ऑक्सीजन रिलीज करोगे। तो 12 वाटर यूज किए तो 12 क्या निकाले, ऑक्सीजन। लेकिन 12 वाटर ही यूज क्यों किए, इसका आंसर तो हम आगे डिटेल में करेंगे, हाँ या ना? और वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इन क्लोरोप्लास्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस को शुरू करने से पहले हम फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स पर आते हैं। बोलो, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कितनी है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लाइट, CO2, वाटर। अच्छा, इनमें से कितनी चीजें जो आपके पास हैं? 3। क्या आप CO2 प्रोड्यूस करते हैं? आप खुद CO2 रेस्पिरेशन से बना रहे हो। आप सांस लो, क्या गया अंदर, छोड़ो सांस, क्या छोड़ा आपने, तो CO2 तो खुद प्रोड्यूस कर रहे हो आप। अच्छा, पानी है तुम्हारे पास, पी भी लेते हो, ठीक है। लाइट भी मिल रही है आपको, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? एग्जैक्टली, एक क्लोरोफिल ना होने की वजह से आप फोटोसिंथेटिक नहीं है। लेकिन अगर आपको फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस करवाना होता तो आप में अगर क्या प्रेजेंट होता, तो आप फोटोसिंथेसिस भी करवाते, करते और फूड बनाते। लेकिन अगर आप हेटेरोट्रॉफ है तो सिर्फ किसकी वजह से, क्लोरोफिल ना होने की वजह से, क्योंकि आपके एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। सही है? बेटा ये लास्ट बेंच पे जो बैठा है, इधर सामने बैठ, बच्चे आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। हाँ, इधर ऐसे और इधर हो जा। पहली बार आए क्लास में आप, तो बैठना तो आता होगा आपको। हाँ, चले आगे। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे बच्चे, किसकी? रिक्वायरमेंट्स में आप सबसे पहले बात याद करिए पिगमेंट्स, जो कि प्लांट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग रखते हैं। पिगमेंट्स में 3 पिगमेंट याद करो, बोलो, क्लोरोफिल्स, दूसरे कैरोटीनॉइड्स और तीसरे फाइकोबिलीन्स। कैरोटीनॉइड में होते हैं कैरोटीन्स और जैक्टोफिल, है ना? तो कितने पिगमेंट याद करने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है बात? अच्छे से। गर्मी लग रही है बच्चों? अब फैन ऑन कर लो ना आप, जैसे इसने उठ के कर ही लिया। हाँ हाँ, देखो मेरे को कुछ नहीं, ना गर्मी लग रही, मैं पसीना, पूछो क्यों? अगर आ भी रहा है तो मुझे फील ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं मुझसे, मेरे को फील ही नहीं आ रहा कि ना गर्मी का ना सर्दी का। मेरे को फील आ रहा है फोटोसिंथेसिस का, है ना? इसका मतलब जिसको गर्मी सर्दी लग रही है उसका प्रोसेस पे ध्यान नहीं है। चलो, तो क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और, तो बेसिकली हम अभी सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोलो, क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं। कैसे पिगमेंट है? यस और नो?
और एक बात याद रखेंगे, पूछिए क्या, पूछिए क्या, बोलो लाइट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए लाइट का होना जरूरी है। इसलिए बोलो अगर लाइट ना मिले ना प्लांट पीले पड़ जाते हैं। बोलो ऐसे, है ना? तो लाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, बताइए, इन डार्क। इधर से कोई क्लोरोसिस बोला, क्लोरोसिस टर्म बोला कोई, कौन बोला? आप तो गलत बोल रहे हैं आप, ठीक है, ठीक कर लीजिए। क्लोरोसिस तब होता है जब मिनरल्स की कमी से पीला पड़ता है प्लांट। बोलो ऐसे, हाँ, क्लोरोसिस कब कहते हैं? एग्जैक्टली, समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो इन डार्क येलोइंग ऑफ प्लांट्स इज इटियोलेशन। मिनरल की कमी से भी प्लांट पीले पड़ जाते हैं। जैसे आप सोचो, बुखार कितने टाइप के मार्केट में, वायरल, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या कुछ, लेकिन सभी बुखार में बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। तो आप बताओ कि भाई कैरेक्टर तो सेम ही है, राइजिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज फीवर, लेकिन फीवर के नाम कितने सारे, क्योंकि कोज डिफरेंट है ना? तो ऐसे बताओ, पौधा प्लांट पीला पड़ता है, लेकिन पीला पड़ने के कारण, एग्जैक्टली, अगर लाइट की एब्सेंस की वजह से पीला पड़ता है तो इटियोलेशन। सही है? तो बोलो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और प्लांट को ग्रीन होने के लिए लाइट का होना, एग्जैक्टली। समझ रहे हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बताओ, बढ़े आगे। चलो चलो, बोलो क्लोरोफिल्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं, याद करिए। बोलिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इसके अलावा आपको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में दो आपको पिगमेंट और याद करने हैं। बोलो बैक्टीरियो क्लोरोफिल अल्फा एंड बीटा, और एक याद करना है बैक्टीरियो विरिडीन। क्या क्या याद करोगे? क्लोरोफिल अल्फा और बीटा और बैक्टीरियो। बोलो नाम से ही क्लियर है क्या कि ये प्रेजेंट है इन, हाँ, तो बोलो प्रेजेंट इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो। क्लियर? यस और नो? अच्छे से। दूसरा और याद कर लो, एक बात पूछो, क्या याद करोगे? क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल, क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। पूछो किसमें? बोलो इन ऑल ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। पूछो ऑक्सीजेनिक कौन होते हैं? बोलो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने कहा ना, ये ऑक्सीजेनिक है, ये ऑक्सीजेनिक है। जो फोटोसिंथेसिस में CO2 के रिडक्शन के लिए किसका यूज करें और क्या निकालें? ऑक्सीजन निकालने वाले, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले ऑक्सीजेनिक होते हैं। और अगर रेस्पिरेशन की बात करो, रेस्पिरेशन की, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो उसके लिए टर्म आती है एरोबिक। तो एरोबिक का मतलब है कि आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आप ऑक्सीजन खींचो अंदर, देखो, और बाहर निकालो, क्या निकाला? आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आप एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। आप लेकिन प्लांट ऑक्सीजेनिक है। ऊपर से क्या है? अच्छा, यस सर, पक्का समझ आया? हम कैसे हैं? एग्जैक्टली। प्लांट कैसे हैं?
इवोल्यूशन पढ़ा है? अर्थ पे पहली बार वाटर तोड़ के ऑक्सीजन निकालना किसने शुरू किया है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। अर्थ के वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने पहली बार क्या किया? तो बताइए, साइनोबैक्टीरिया के बाद एंजियोस्पर्म तक सभी वाटर यूज करते हैं। जैसे मोनेरा किंगडम में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया वाटर यूज करना शुरू कर दिया। फिर मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा मोनोडाइनोफ्लैजेलेट, डायटम। स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मोल्ड्स होते हैं मतलब फंजाई, स्लाइम मोल्ड नहीं। बोलो, डाइनोफ्लैजेलेट, डायटम, यूग्लिना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर यूज करते हैं। फिर किंगडम आता है फंजाई। बोलो, फंजाई किंगडम पूरा ही हेटेरोट्रॉफ, उसमें फोटोसिंथेसिस याद ही नहीं करना। फिर आता है कौन? प्लांटिंग। तो बोलो, एल्गी, ब्रायो, पेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सब में। तो इसका मतलब ये बोलो कि ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब साइनोबैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस करता होगा उसमें क्लोरोफिल ए पक्का होगा। बस बैक्टीरिया छोड़ दो, क्योंकि बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन होंगे। कितने लोगों को ऊपर से गई ये बात? तो बताइए, यूनिवर्सल इन ऑल। शाबाश। बताइए, क्लोरोफिल बी। बोलो, प्रेजेंट होता है बच्चे प्लांट्स में एंड इन हायर एल्गी। इन हायर एल्गी। हायर एल्गी पता है कौन है? क्लोरोफाइसी। हायर एल्गी पता है कौन है? क्लोरोफाइसी। एल्गी कितनी है हमारे सिलेबस में? वैसे तो आप 5 पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में कितनी है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हायर कौन? देखो, ए तो सब में ही रहेगा, क्योंकि ए तो यूनिवर्सल है। तो साइनोबैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक ए तो सब में मिलना है, लेकिन साथ में बदल जाएंगे। किसी में ए के साथ बी होगा, किसी में ए के साथ सी होगा, किसी में ए के साथ, किसी में ए के साथ। यस और नो? तो बताइए, क्लोरोफिल ए के साथ सी, डी, ई, ये बोलो रिमेनिंग एल्गी में प्रेजेंट है। हायर एल्गी में तो ए के साथ कौन होगा? लेकिन बाकी एल्गी में एनसीईआरटी है आपके पास? देखो तो पेज नंबर 33 है क्या इसमें? 33 नंबर पेज, ओनली 33। तीनों एल्गी के टेबल है, देखो। 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। उसका 4th कॉलम है मेजर पिगमेंट्स। तो क्लोरोफाइसी में ए के साथ, फियोफाइसी में ए के साथ, रोडोफाइसी में ए के साथ। बोलो, ई हमारे सिलेबस में है। जैंथोफाइसी में होता है, वो हमारे सिलेबस में है ही। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अब एक मजे की बात और सीख लो। पूछो क्या? बोलो, पढ़ना हमें सिर्फ ए और बी ही है। पूछो क्यों? एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 206, जवाब सारे किताब में ही है ना? चैप्टर का नाम पढ़ो, क्या है? अच्छा, हायर प्लांट में ए के साथ कौन होगा? तो फिर बताओ, एनसीईआरटी पेज नंबर 210, सेक्शन 13.4 पढ़ो। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन। तो पहले ग्राफ पे देखो कौन कौन से क्लोरोफिल है। ए और बस, और कोई है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि चैप्टर ही हायर प्लांट्स पर बेस्ड है। तो सारे जवाब कहाँ? हाँ, बस ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे जवाब यहीं से मिल जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली अगर आएगा ना क्लोरोफिल पर, तो ए और बी से ही आएगा। समझे बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो पूछ लो भाई। डाउट ना होने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। हाँ, तो या तो जो पढ़ा रहा हूँ वो सब साफ है ना, या फिर सब साफ है। सब साफ है या सब साफ है? हाँ, साफ ही होना चाहिए भाई, है ना? तभी तो आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। जिसके दिमाग में टॉपिक साफ है ना, तो उसका अपने एम तक पहुंचने का रास्ता भी साफ है। सही है बात या नहीं? हाँ, और जिसके लिए सब साफ है उसको रास्ता भी नहीं दिखता। ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए कि रास्ता साफ है? चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ता साफ है।
तो डिटेल सिर्फ ए और बी की करनी है। आप बताइए कि क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला याद करेंगे, C55 H72 O5 N4 Mg, और क्लोरोफिल बी का फार्मूला याद करेंगे C55 H70 O6 N4 Mg। बताइए क्लोरोफिल ए और बी की केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस है कि क्लोरोफिल ए में हमें मिलता है CH3 ग्रुप और क्लोरोफिल बी में हमें मिलता है CHO ग्रुप, एक पॉइंट पर बस। उसके अलावा क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं है। क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, क्या? क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में सिर्फ एक पॉइंट पर, बाकी सारी बातें पूछो हाउ। बोलो उसके लिए पहले हमें क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल हमें पता होगा तो हमें फिर सब आता होगा, है ना? तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पे आते हैं, करें शुरू? यस सर। बच्चों जब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो आप बताइए कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, देखो भाई थोड़ा सीधे बैठो, ऐसे बिल्कुल एनर्जेटिक हो गए। तुमसे ज्यादा एनर्जी तो मेरे पास है? और मैं अकेला और तुम नहीं समझ रहा मेरी बात? फिर थोड़ा एनर्जी लेवल क्या रखोगे? हाँ, टॉपिक अपने आप दिमाग में आएगा, हर बात आएगी, हर बात। और एग्जाम में सारे क्वेश्चन +4 और 13 × 4 कर लो, 52 नंबर तो प्लांट फिजियोलॉजी से पक्के हो गए आपके, नहीं? तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में दो चीजें याद कर लो। बोलो, एक तो याद करना है हेड और एक याद करना है टेल। क्या याद करना है? समझ रहे हैं बात या नहीं? हेड जो है बच्चे, इसे ना पोरफायरिन हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन हेड कहते हैं, जिसकी कोर मेटल मैग्नीशियम होता है, ठीक है? और टेल को बोलो फाइटोल टेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोलो हेड क्या है? पोरफायरिन हेड। और टेल क्या है? बताइए पोरफायरिन हेड का फॉर्मेशन टेट्रा पायरोल रिंग्स करती है। कितने रिंग है? हाँ, यहाँ देखो 5 बोल रहा था, अभी वर्ड 5 निकला था किसी के मुंह से। कौन था? अच्छा आप ही हैं क्या? क्या खा के आए यार? है बेटा, कोई बात, ऐसे गलत नहीं बोल रही है, मैं कह रहा हूँ ना। क्या होता है बच्चे, अगर कोई पहला नया बच्चा, बिल्कुल फ्रेश बच्चा हो मेरे पास पढ़ाने के लिए, जो पहली बार 10th क्लास पास करके आया है, तो उसको सब कुछ मैं नहीं समझाना है नए सिरे से, तो उसके तो दिमाग में फोटोसिंथेसिस या फिजियोलॉजी की बिल्डिंग में ही तैयार करूंगा। आपके ऑलरेडी बिल्डिंग तैयार है, क्योंकि मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, नहीं समझ रहे आप? बिकॉज यू आर रिपीटर्स, नहीं? तो आपकी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करनी है थोड़ी थोड़ी। ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही नहीं आता, समझ रहे मेरी बात या नहीं? अब वो रिपेयरिंग कैसे हो, तो इसलिए बीच बीच में शब्द निकले आते हैं। तो ये जो वर्ड इन्होंने बोला ना 5, तो ये गलत नहीं बोला, मैं बताता हूँ कैसे। पूछो कैसे? क्योंकि ये जो पायरोल रिंग होती है ना, पायरोल रिंग, वो एक 5 मेंबर रिंग होती है, जिसमें 4 मेंबर कार्बन और 5वां मेंबर नाइट्रोजन होता है, जिसमें हाँ, और 5वां मेंबर, तो गलत नहीं है ये, 5 मेंबर रिंग पायरोल रिंग। लेकिन पायरोल कितनी है? हाँ, ऐसे समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ऐसे बोलो 4 पायरोल है। कितनी पायरोल है? 4 पायरोल है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बोलो फर्स्ट पायरोल, सेकंड पायरोल, थर्ड पायरोल, फोर्थ पायरोल। कितनी पायरोल? शाबाश। और चारों पायरोल आपस में जुड़ी हुई है ना? अब चारों पायरोल आपस में जुड़ेगी ना, तो बनने वाली स्ट्रक्चर बोलो पोरफायरिन हेड। इस पोरफायरिन हेड के बोलो सेंटर में प्रेजेंट है मैग्नीशियम। कौन प्रेजेंट है? बोलो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2+2। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिर्फ 2 ही बना सकता है, इसलिए 2 तो स्ट्रेट लाइनें दिखाई सीधी मैंने, और 2 डॉटेड। डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं मतलब वीक बॉन्ड। बोलो कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन। तो बोलो मैग्नीशियम 4 पायरोल के साथ 2 के साथ क्या बनाता है, और 2 कौन से बनाता है? तो बताओ वीक कौन सा? कोऑर्डिनेशन। और स्ट्रॉन्ग कौन सा? बोलो 2 बॉन्ड कोवैलेंट और 2 बॉन्ड
सही है। और ये बनने वाले स्ट्रक्चर पूरी बोलो पोरफायरिन हेड, मैग्नीशियम हेड, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम। ठीक है। और बताइए कि जो फाइटोल टेल होती है, बोलो ऐसे, बोले लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, बोलो लॉन्ग हाइड्रो, क्या बोलोगे, फाइटोल टेल, फाइटोल, फाइटोल। क्लियर है बात या नहीं? एक बात और याद करेंगे, पूछिए क्या? बोलो हेड इज हाइड्रोफिलिक और पोलर, और टेल इज हाइड्रोफोबिक, है ना? या बोलो नॉन पोलर। क्लियर? तो हेड इज हाइड्रो, टेल इज हाइड्रो। मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के कितने? एक। नेचर कितने? हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक। बोलो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। सुना है नाम? सेल बायोलॉजी का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होता है हाइड्रोफोबिक। फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के एक अंदर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, ऐसे पढ़ते हैं, याद है? हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। तो पूरा मॉलिक्यूल एक। नेचर कितने? बोलो जब एक मॉलिक्यूल दो नेचर शो करता है तो एम्फीपैथिक। बोलो क्लोरोफिल भी तो दो शो कर रहा है नेचर, हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रो, हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रो। बोलो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, कौन? क्लोरोफिल और कितने लोगों को ऊपर से ये सारी बातें? शाबाश, आगे बढ़ते हैं और सुनिए। होता क्या है क्लोरोफिल बेसिकली, अगर हम बात करें तो समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल जो है वो कहां होता है? तो जैसे अपने बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो बोलो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। बोलो यहाँ पर अंदर थाइलेकोइड्स क्या होती है? यहां से अगर एक बाहर निकालें किसको? थाइले। तो आप देखो जैसे ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, क्या है ये? थाइलेकोइड। बोलो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बोलो मेम्ब्रेन कोई भी हो, लिविंग की कोई भी मेम्ब्रेन हो, हमेशा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। चाहे वो किसी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनल के अंदर की किसी मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन है, लिविंग सिस्टम की मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर की, सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड नेचर की। समझ रहे हैं बात या नहीं? बताइए, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कैसे प्रेजेंट है? बोलो जैसे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। आप सोच के देखो, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड जैसा ही क्यों है? जैसे फॉस्फोलिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक था, ऐसे ही यहाँ क्लोरोफिल का भी हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक क्यों होता है? आप बताइए कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स are present in thylakoid membrane of chloroplast। सोचो अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही पिगमेंट को रहना है, तो इस पिगमेंट को वही नेचर अडॉप्ट करना पड़ेगा जो मेम्ब्रेन को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स का है। तो बताइए, जैसे मेम्ब्रेन के अंदर टेल पार्ट अंदर की तरफ होता है ना, हाँ या ना? ऐसे बताइए क्लोरोफिल का टेल पार्ट भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ भी होता है। तो बताइए, टेल पार्ट एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलेकोइड। कितने लोगों को ऊपर से ये बात? क्या बात? देखो डाउट ना होने के कारण कितने? हाँ, तो मैं कौन सा मान के चलूं? हाँ बेटा, अच्छा साफ साफ है सब, समझ आ रहा है सब कुछ बढ़िया से। और सुनिए, बोलो क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन याद करनी है। बोलो सक्सिनाइल, बोलो ऐसे, कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन। बोलो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए
क्रेब्स साइकिल कहां से आएगा? और बोलो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। एनसीईआरटी पेज नंबर 232 देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 232 पे क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है। डायग्राम में देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है क्या? नहीं है, सक्सिनिक एसिड है। लेकिन थ्योरी देखो साथ में ऊपर से थर्ड लाइन में है क्या? है। एनसीईआरटी पेज नंबर 145 खोलो। 145 खुला क्या? बायोमोलिक्यूल में बहुत सारे डायग्राम्स हैं। ऊपर ऊपर देखो 3 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन, सेरीन और एलेनिन है क्या? 145 नंबर पेज पे नहीं? तो उसमें देखो एलेनिन का, ग्लाइसिन का और सेरीन का डायग्राम है क्या? तो यहां से बोलो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। तो ये कहां से आया? क्रेब्स साइकिल से। दिखाया मैंने आपको क्रेब्स साइकिल। दोनों मिलकर बनाते हैं, बोलो प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? और बोलो जैसे ही प्रोटोक्लोरोफिल को क्या मिलती है? लाइट। और साथ में हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो बोलो बन जाता है क्लोरोफिल। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बोलो दिस होल रिएक्शन, बोलो ऐसे, दिस induced by iron. This whole reaction induced by iron. Iron इस रिएक्शन को क्या करता है? Yes or no? बताइए क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या क्लोरोफिल के फॉर्मूला में कहीं भी आयरन है? पक्का? मैग्नीशियम है तो बोलो मैग्नीशियम जरूरी है क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने में। बोलो नाइट्रोजन जरूरी है क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने में, क्योंकि उसी का पार्ट है। हाँ या ना? लेकिन क्या इस फॉर्मूला में कहीं आयरन है? लेकिन फिर भी आयरन जरूरी होता है क्योंकि ये रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। इसलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 197 खोलो, थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओ। 197 मिनरल्स लिखे गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मैग्नीशियम पढ़ो, मैग्नीशियम में देखो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल थर्ड या फोर्थ लाइन में होगा, है क्या? और लास्ट में आयरन है, आयरन। और आयरन में भी लिखा है कि भाई क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए एसेंशियल। बोलो मैग्नीशियम तो इसलिए एसेंशियल क्योंकि होता है क्लोरोफिल के अंदर, लेकिन आयरन इसलिए एसेंशियल क्योंकि आयरन क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने वाली रिएक्शन को इंड्यूस करता है। कितने लोगों को ऊपर से गई है बात? बढ़िया समझ में आया? और सुनो बेटा, क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है बच्चे? C55 से करते थोड़ी नहीं, पूरा फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ, क्या इसमें कहीं आयरन है? तो क्या क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने के लिए मैग्नीशियम जरूरी है क्योंकि पार्ट है स्ट्रक्चर का, लेकिन क्या आयरन भी जरूरी है? स्ट्रक्चर का पार्ट है लेकिन फिर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला को बनाने के लिए जो रिएक्शन चलाओगे उसको कैटालाइज कौन करेगा? क्लियर? ऊपर से क्या पता नहीं चला? बोलो क्या पढ़ाया? बच्चा कहता है सारी बातें समझ में आई, अब तो ये बताओ कि ए और बी में क्या फर्क है? क्लोरोफिल ए और बी में क्या फर्क होता है? मैंने कहा ना, ए में क्या मिलता है CH3 और बी में पूछो कहां? पूछो कहां? बोलो सेकंड पायरोल के, बोलो सेकंड पायरोल के थर्ड कार्बन पर। अगर तो मिल गया CH3 तो बताना क्लोरोफिल, और अगर मिल गया CHO बाकी सब सेम, बाकी सब सेम टू सेम। बस फर्क कहाँ है? सेकंड पायरोल के, सेकंड पायरोल के, बाकी सब, बाकी सब। बच्चा कहता है ये सब पढ़ना है, मैं कहता हूँ बिल्कुल पढ़ना है। वो कहता है ये है नहीं, बोलो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमारा जो अनअकैडमी का हमें स्टडी पैकेज मिला है ना बच्चे, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स का स्टडी पैकेज आपको मिला है,
उसमें आप पढ़िएगा, आपको ये सारी बातें मिलेंगी और पढ़ना है। पूछो क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल और ए और बी हमारे सिलेबस के पार्ट है बच्चे, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये दिमाग में रखिए बात। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक क्लोरोफिल्स में कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो जाए आप, पक्का? चलो नेक्स्ट पिगमेंट याद करते हैं। बोलो कैरोटीनॉइड्स। कलरफुल पिगमेंट होते हैं, बोलो कैसे होते हैं? क्लोरोफिल कैसे हैं और कैरोटीनॉइड्स? इसमें दो टाइप याद करो, बोलो कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। क्या क्या याद करोगे? कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। इनको याद करना है C40H56, इसको याद करना है C40H56O या फिर O2, एक ही बात है। बोलो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द कैरोटीन से जेंथोफिल। ठीक है, कैरोटीन्स में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बन जाते हैं? जेंथोफिल। समझ रहे हैं? सेल बायोलॉजी पढ़ी, प्लास्टिड पढ़े, तीन टाइप के, कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट, है ना? और बताओ कलरफुल क्रोमोप्लास्ट, उसमें यही तो पिगमेंट पढ़े थे, याद है? कौन कौन से पिगमेंट्स? बोलो अल्फा कैरोटीन, बोलो बीटा कैरोटीन, बोलो गामा कैरोटीन, बोलो लाइकोपीन। लाइकोपीन तो याद कर लो, प्योर रेड कलर का होता है ना? लाल टमाटर पक जाता है तो लाल हो जाता है, मिर्च पक जाती है तो लाल हो जाती है, लाल मिर्च का लाल रंग, लाल टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है ना? और बताइए बीटा कैरोटीन, बोलो कॉमन कॉमन कैरोटीनॉइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड फ्रॉम, है ना? इसलिए देखो कैरेट से नाम है कैरोटीन, कैरेट से नाम है कैरोटीनॉइड, क्योंकि पहली बार कैरोटीनॉइड देखा कहां गया था? तो बोलो गाजर बीटा कैरोटीन का रिच सोर्स है ना? और पता है जिनकी आंखें कमजोर होती है उनको डॉक्टर गाजर खाने की सलाह देता है। पूछो क्यों? क्योंकि आप गाजर खाओगे तो मिलेगा क्या? और ये बीटा कैरोटीन आपकी सेल्स में जाकर बनाएगा क्या? और पता है विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि आंखों का पिगमेंट होता है ना रोडोप्सिन, उसका सिंथेसिस करवाते हैं विटामिन ए से आप। याद करो, तो हम कहते हैं गाजर विटामिन ए का सोर्स है, बोलो ना, गाजर तो बीटा कैरोटीन का सोर्स है। हम उसको खाएंगे तो हमारी सेल्स उस बीटा कैरोटीन से क्या बना लेगी? एग्जैक्टली। ऊपर से गया ना सब? रहे याद? हाँ, तो गाजर की वजह से हम कैरोटीनॉइड्स को जानते हैं, इसलिए गाजर का नाम है कैरेट। तो कैरेट और कैरोटीनॉइड में कैरेट सुनने को मिल रहा है, कैरोटीन में कैरेट सुनने को मिल रहा है। तो मोस्टली रेड कलर के, पिंक कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, कौन? कैरोटीन। और जेंथोफिल्स मोस्टली रेड कलर के नहीं, येलो कलर के होते हैं। इसमें एक तो पिगमेंट याद करो, ल्यूटेन, येलो कलर का। आप कहते हो ना हरी लीव्स होती हैं, येलो हो जाती हैं। हरी पत्तियां हैं, क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। बोलते हैं ग्रीन लीव्स, ग्रीन कन्वर्टेड इनटू येलो। तो बोलो लीफ का कलर येलो, ल्यूटीन। आम किस रंग का? है ना? एक पिगमेंट और बढ़िया से याद करो, हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। फ्यूको बताना, ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है बच्चे। किस कलर का? बोलो ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन होता है। एक याद करो डेस्मिड्स और डायटम्स, गोल्डन एल्गी में उनमें भी फ्यूकोजेंथिन होता है। तो हमारे सिलेबस का पार्ट है डायटम्स, डेस्मिड्स, है ना, और ब्राउन एल्गी, इसलिए हमें इसको याद करना जरूरी है। तो फ्यूकोजेंथिन भी याद रखेंगे तो जेंथोफिल्स याद रखेंगे। बोलो ये सब पिगमेंट ना, ये इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। पूछो क्यों? इनसे अगर आएगा तो सेल बायोलॉजी से आएगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट वही है। हाँ या ना? यहां से क्या पूछा जाएगा? यहां से ये बताना है फोटोसिंथेसिस से। आप बताइए कैरोटीनॉइड्स आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन all oxygenic photosynthetic organisms along
विद क्लोरोफिल ए। हमने कहा ना कि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। आज के बाद याद कर लो कि जहां जहां होगा कौन, वहां कैरोटीनॉइड पक्का होगा। याद कर लो आज के बाद, क्या बोलोगे? वहां होगा पक्का कौन कौन? पूछो क्यों? क्योंकि बॉडी गार्ड है। ये क्या, जहां जहां बॉडी वहां वहां गार्ड। तो बोलो जहां जहां क्लोरोफिल ए, उसको गार्ड करने वाला बॉडी गार्ड कौन? कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए को बचाता है। बोलो ऐसे। पूछो किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से। किससे? एनसीईआरटी पेज नंबर 211 211 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। भाई साहब पेन से खेलने आए हो क्लास में आप हैं? ऐसे मत करिए। देखिए आप पहले आप उबासियां ले रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं बोला आपसे। मेरे को लगा चल कोई बात नहीं, बच्चा 30 में पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस हो जाता है ना। मेरा बेटा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़, फीस भरी है तूने पढ़ने की। नहीं समझ रहा मेरी बात? हाँ, तो अच्छे कस्टमर बनिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल। घर वालों का पैसा ऐसे थोड़ी है भाई बर्बाद करने के लिए। किस लिए भरा है? बस तो फोकस उस पे करना है, उसके अलावा कोई और बात सोचती है क्या हमें? मैं कौन? टीचर, मेरा काम, इसके अलावा कुछ और सोचते हैं मैंने? नहीं। आप कौन? आपका काम, इसके अलावा कुछ सोचते हैं क्या? अरे सिंपल बात यार। कोई बात समझ नहीं आई वैसे 10 बार पूछो आप, 20 बार पूछो, 50 बार पूछो, तरीका बदलेंगे बार बार, लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक पूरी क्लास को समझ। क्लियर है? अच्छे से। हाँ, तो बताइए कि भाई जैसे जैसे क्लोरोफिल ए आप इवॉल्व हुआ ना बच्चे, साइनोबैक्टीरिया में पहली बार आ गया, तो बोलो साइनोबैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक अगर सब में है क्लोरोफिल तो कैरोटीनॉइड पक्का होगा, क्योंकि कैरोटीनॉइड को बचाएगा कौन? क्लोरोफिल ए को बचाएगा कौन? कैरोटीनॉइड तो खुद तो बचाने वाला है, बॉडी गार्ड है ना। पूछो कैसे? उस पे आते हैं। यहां तक प्रॉब्लम किसको हो तो खड़े हो, कोई बात ऐसी क्यों लगे कि समझ नहीं आई? हाँ बेटा, कौन सा ये? इसको तो डिटेल में बता रहा हूं अभी, इसको तो डिटेल बता रहा हूं कि कैसे बचाता है। पूछ, यही तो समझ नहीं आया कि कैसे बचाता है ना। इसको डिटेल कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। देखो, करें शुरू। ऐसा समझो कि हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स का ना एटॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं जाके, पिगमेंट्स को। सोचो अपने पास ये पिगमेंट है कोई क्लोरोफिल ए, उसका ये एटम है। कौन सा पिगमेंट है? उसका ये, इसके साथ ये क्लोरोफिल बी है, क्योंकि हायर प्लांट में ए और बी तो होते ही हैं। ये उसका एटम है। साथ में बोलो एक कैरोटीनॉइड है, तो बोलो ये कैरोटीनॉइड का एटम है। सही है? बोलो जब तक इन पे लाइट नहीं गिरी ना, तब तक इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल में है, लो एनर्जी लेवल पे। इस पे है। अब बताओ जैसे इस पे क्या गिरेगी, और तीनों पिगमेंट पे एक साथ गिरेगी लाइट। पूछो क्यों? अब भाई ऊपर से जब सनराइज होता है तो ये सोच के थोड़ी राइज होता है कि पहले क्लोरोफिल ए पे गिरूंगा फिर बी पे। लाइट तो साइमल्टेनियस गिरेगी ना तीनों पे एक साथ। यस और नो? तो बोलो जैसे क्या गिरेगी, जैसे क्या गिरेगी, इनको क्या मिलेगी? एनर्जी, और इनके इलेक्ट्रॉन उछल के चले जाएंगे, बोलो हाई एनर्जी लेवल पे। कहां चले जाएंगे? समझे बात या नहीं? अब बोलो क्लोरोफिल ए के साथ जो बी और कैरोटीनॉइड होते हैं, बोलो ऐसे, ये क्या करते हैं? एनर्जी का रेजोनेंस ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ सिर्फ सिर्फ। अब क्लोरोफिल ए के साथ बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, सारे थोड़ी 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 एनर्जी सभी दे देते हैं। किसको? क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ए खुद भी लाइट एब्सॉर्ब करता है, तो एक तो उसने खुद लाइट से एनर्जी ले ली, एक आसपास के जितने भी पिगमेंट है उन्होंने एनर्जी दे दी। तो सोचो क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी, बोलो इतनी ज्यादा, बोलो ऐसे कि वो इलेक्ट्रॉन संभाल ही नहीं पाया और उसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया
ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया और काम आ गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने में। किसमें काम आ गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाने में। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो आप बताइए, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर और काम आ गया किसमें? और बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये है बोलो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन किससे निकला? क्या बाकियों ने भी इलेक्ट्रॉन दिए? ना ना ना, बाकियों ने सिर्फ क्या दी? थोड़ी थोड़ी एनर्जी दी, लेकिन बहुत सारे पिगमेंट्स है ना पास में, तो बल्क में एनर्जी आ गई। एक खुद क्लोरोफिल ए ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, तो क्लोरोफिल ए का एनर्जी लेवल बहुत बहुत, तो बोलो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो बताइए इलेक्ट्रॉन का निकलना, लेकिन किसकी वजह से निकला इलेक्ट्रॉन? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समझ गए? हाँ या ना? अब क्लोरोफिल कहता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तो लेके तुम बाहर, मैं तो मरूंगा, मेरा तो इलेक्ट्रॉन ला के दो मुझे, वरना मेरी तो डेथ हो जाएगी बिना इलेक्ट्रॉन के। मेरा तो एटम ही तोड़ दिया आपने। बोलो इधर तो बढ़ती है लाइट किस पे? और साथ ही साथ बोलो वाटर टूट जाता है। वाटर का क्या होता है? ब्रेक डाउन। साइमल्टेनियस याद करना है। बोलो इधर लाइट गिरती है और उधर क्या टूटता है? वाटर टूटता है। बोलो H प्लस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में। किसमें? किस में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसे पता क्या कहते हैं? बोलो फोटो लाइसिस। पूछो क्यों? क्योंकि लाइट गिरने पर वाटर टूटता है। लाइट गिरने पर वाटर, लाइट गिरने पर वाटर, लाइट गिरने पर वाटर, वाटर पहले टूटता है H प्लस और OH माइनस में। H प्लस और फिर जो OH माइनस होता है ना, उसको भी कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बोलो कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो जाता है। प्रोटॉन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो पहले टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, फिर OH माइनस का भी कंप्लीट ब्रेक डाउन। तो बोलो प्रोटॉन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग और ऑक्सीजन। क्लियर? अब आप बताओ कि यहाँ वाटर से प्रोटॉन कितने निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। बताओ ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है। कैसी है? बोलो नेसेंट ऑक्सीजन है। कैसी है? बोलो नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। और निकली किसके साथ? क्लोरोफिल के साथ। ये जो क्लोरोफिल पे लाइट गिरी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वाटर टूट के नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आ गई, है ना? क्लोरोफिल कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन कहती है मैं रिएक्ट करने के लिए तैयार हूं। सोचो अगर ये ऑक्सीजन इस क्लोरोफिल के साथ जुड़ जाए, तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? बोलो C55 एक। हाँ, अब इसमें ऑक्सीजन जोड़ो कितना हो गया? फिर ऑक्सीजन जोड़ो क्या हो गया? और जोड़ो तो क्या हो गया? बोलो जब O5 राइज, तो क्लोरोफिल भी डैमेज हो गया ना। तो सोचो अगर नेसेंट ऑक्सीजन, बोलो ऐसे जाकर जुड़ जाए किससे? क्लोरोफिल तो बर्बाद है। और मजे की बात यह है कि वाटर से जो ऑक्सीजन नेसेंट निकली, वो निकली भी क्लोरोफिल के साथ, क्योंकि इधर क्लोरोफिल पे लाइट गिरी और उधर नेसेंट ऑक्सीजन बाहर आई। और वो नेसेंट ऑक्सीजन कहती है कि मैं क्लोरोफिल को क्या करूंगी? डिस्ट्रॉय। समझ रहे हैं? बोलो इसी से तो बचाना है। बोलो ऐसे बचाएं कैसे? बोलो वाटर क्या पूरे दिन में एक ही टूटेगा? बोलो लगातार सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक लगातार लाइट गिरती है प्लांट पे, लगातार लाइट गिरती है, तो बोलो लगातार वाटर भी टूटता है। तो वाटर टूट के क्या बनेगा? बोलो 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। अब बताओ नेसेंट कितनी हो गई? कितनी हो गई? बोलो दोनों नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ो और क्या बनाओ? क्या बनाओ? और O2 को कहां निकाल दो? पूछो क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेस रिएक्टिव होती है। बोलो ऐसे। और मजे की बात ये कि भाई ये काम कैरोटीनॉइड करवाते हैं। कैरोटीनॉइड क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं क्लोरोफिल को तो बचा के रखेंगे हम, तो क्लोरोफिल का जहर हम पिएंगे, बिकॉज वी आर बॉडीगार्ड।
तो वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को अपने जोड़ते हैं और जोड़कर मॉलिक्यूल निकाल बना के बाहर निकाल देते हैं। हाँ या ना, समझ रहे हैं बढ़िया से। और बोलो जो वाटर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले वाटर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम किसको, वो भी खुश की भाई अच्छा हुआ मेरे इलेक्ट्रॉन निकले थे, मुझे वापस मिल गए, वो भी खुश है ना। बचा कौन, बोलो ये जो प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स, ये काम किसमें ले लेते हैं, इधर से क्या आ गया, 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 प्रोटॉन। एक्सटेंडर का है काम, अच्छा चलो, तो आप बताओगे भाई इधर से प्रोटॉन से आ गया, इधर से क्या आ गया, तो बोलो पूरा हाइड्रोजन आ गया, और एटमॉस्फेयर से क्या ले लोगे, तो देखो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बन गया, तो बोलो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से ग्लूकोज बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है बेसिकली। तो क्लोरोफिल को बचाने के लिए वाटर टूटता है ताकि उसमें से क्या निकले, और वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए रहे हैं। लेकिन एक साथ में नुकसान ये है कि जब वाटर टूटता है तो कौन सी ऑक्सीजन बनती है, उसको बचाने के लिए साथ में क्या रखा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि जहां भी क्लोरोफिल ए होगा वहां वाटर टूट के ऑक्सीजन निकलेगी, और जहां वाटर टूट के क्या निकलेगी, वहां कैरोटीनॉइड पक्का होंगे बचाने के लिए। इसलिए हमने कहा कि कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो यूनिवर्सल along with chlorophyll। जब भी होगा क्लोरोफिल ए, साथ में कैरोटीनॉइड पक्का होंगे। क्या कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, देखो ना लाइट एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, हाँ, तो क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल ए को बचाते भी हैं नेसेंट ऑक्सीजन से, फोटो ऑक्सीडेशन से, है ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 211 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट की 3 लाइनें, दे मतलब accessory pigment not only enable a wider range of the incoming light utilized in photo but also protects the chlorophyll from। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर आपने अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ है तो जिम जाने की जरूरत आपको या बॉडीगार्ड को, पक्का, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड से ज्यादा स्टेबल कौन है ना, बताइए। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, सबसे पहले क्लोरोफिल गायब होता है। आपको कैसे पता चलता है कि भाई ऑटम आ गया, और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लीव्स येलो हो जाती हैं, सही है। तो बोलो जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है ना, जब तक तो एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, तो क्लोरोफिल कहता है मैं हूं ना, मैं करूंगा काम सारे। और जैसे कंडीशंस क्या हुई, क्लोरोफिल गायब, और सामने कौन, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन के सामने कौन खड़ा है, हाँ, तो ज्यादा स्टेबल कौन, सही है। सोचो अगर किसी प्लांट को मैं लाइट ना दूं, डार्क में रखूं, तो ये उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है या एडवर्स, तो प्लांट हरा रहेगा या पीला पड़ जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी खोलो पेज नंबर 225, मजा आ जाएगा तुम्हें एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के देखो आप एक्सरसाइज का। अगर किसी प्लांट को डार्क में रखा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो पीला या पीला हरा, पेल या पेल ग्रीन क्यों हो जाता है, तो आप बताइए कि डार्क में रखोगे तो लाइट है नहीं, तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो नहीं पाएगा, और अगर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो प्लांट जो येलो या येलो ग्रीन हो जाएगा, पेल या पेल ग्रीन, है ना। तो उसके बाद एनसीईआरटी दूसरे सेगमेंट में क्या पूछती है, हाँ, व्हिच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल, क्या आंसर दोगे, हाँ, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में टिका हुआ है। तो बोलो क्लोरोफिल से ज्यादा स्टेबल किसको मानते हैं, क्लोरोफिल से ज्यादा स्टेबल किसको मानते हैं, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस में भी बना रहता है।
हाँ या ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो जाओ। फोटो ऑक्सीडेशन में रोल है कि भाई कैरोटीनॉइड्स को एक एनर्जी दे रहे हैं, दे दी बी, ये एसेसरी पिगमेंट है, मेन तो यही है ना, सही है, क्योंकि यूनिवर्सल यही है, तो मेन पिगमेंट कौन, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये दोनों इसको एनर्जी देंगे इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो ये क्या हो गया। लेकिन सोचो अगर फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, उसको बैलेंस भी करवाना है, कहां से करवाओगे, वाटर तब बैलेंस कर पाएगा जब आपके पास बच्चे क्या प्रोजेक्ट होंगे, क्योंकि इधर नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलेगी उसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट कर पाओगे, तभी तो क्लोरोफिल को बचा पाओगे आप, वरना आपका ये प्रोसेस का पूरा जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा ना बच्चे। नहीं नहीं शेड नहीं देते, शेड से मतलब आपको लग रहा है प्रोटेक्ट से मतलब शेड देते हैं, ना 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 ना, शेड तो देना ही नहीं क्लोरोफिल को, पूछो क्यों, क्लोरोफिल जब तक लाइट एब्सॉर्ब करेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, है ना, बढ़े आगे, यहां तक तो प्रॉब्लम। हाँ बेटा, नहीं नहीं, ये आगे मैं कल जब लाइट की बात करेंगे तो आप बताइए व्हाइट लाइट, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन आप ना इसमें ये बात समझना कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहां हो रहा है, अरे नहीं नहीं जंगलों में और समुद्र में, मैक्सिमम पूछे तो बोलो सी में, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं डायटम्स, लेकिन समुद्र में कब आपने लाइट लगाई, तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है, इसलिए हमेशा चैप्टर सनलाइट पे पढ़ाया जाता है, लेकिन आप समझ लो जिस लाइट में मुझे साफ सुथरा दिखाई देता है ना विजिबल स्पेक्ट्रम, उसी में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बात और सुन लो लास्ट, थोड़ा सा वेट करना है ना, तीसरे नंबर पे पिगमेंट कौन से हैं, बोलो ये हमें पढ़ने ही नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, एक पूरा बिली प्रोटीन्स भी कहते हैं, और इनके दो टाइप आप याद कर लो, बोलो फाइकोसाइनिन और फाइको इरिथ्रीन, फाइको और फाइको इरिथ्रीन तो होता है रेड कलर का और साइनिन होता है ब्लू कलर का, तो बोलो ये तो प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी में और ये प्रेजेंट है रेड ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, रोडोफाइसी के मेंबर, है ना, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस रेड एल्गी, हाँ तो फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी, नहीं नहीं, तो बोलो इसलिए इनको दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली हमें कितने पिगमेंट पढ़ने हैं, तीन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और क्योंकि जहां भी होगा कौन, वहां कैरोटीनॉइड तो पक्का होंगे ना, इसलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 211 सेक्शन 13.4, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, देखो पहले पैराग्राफ, पहले ग्राफ में कौन कौन से पिगमेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ तीन पिगमेंट्स है, ए बी और इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है आपने, क्लियर, प्रॉब्लम, तो कल में हम तो यहीं से शुरू करेंगे अपने आगे, ठीक है, चलो मिलते हैं।